नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। अफ्रीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी ANC एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती है और उस पॉलिटिकल पार्टी के देश में इन दिनों सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है। जहां भारतीय दिखाई देते हैं उन पर हमले होते हैं, भारतीयों के घर लूटने की कोशिश हो रही है, सारे मॉल, सारे की सारी जो उनकी दुकानें, उनके कारोबार को तहस नहस किया जा रहा है। सड़कों पर आगजनी और लूट खसोट का मंजर है। महात्मा गांधी का जिक्र मैंने क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन भारतीयों के प्रति ये जो हिंसा है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में हर तरफ दिखाई देगी और जहां भी उनको मौका मिलता है वो भारतीयों को लूट रहे हैं। भारतीयों को लूटने की जो वजह है वो वजह काफ़ी हद तक हमारे इस देश से, भारत से मिलती जुलती है, इसलिए भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से लगातार ये लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं उसको देखकर निकट भविष्य में लगता भी नहीं है कि ये कंट्रोल होने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सब ने लूट लूट के अपने घर में, किसी ने फ्रिज भर रखे हैं, किसी ने कुछ भर रखा है, किसी की भी दीवार में घर में कूद जाते हैं और किसी तरह से वहाँ भारतीय अपने आप को बचा रहे हैं। ज़्यादातर भारतीय सड़कों पर निकलना अवॉइड कर रहे हैं, वो सड़कों पे नहीं निकलते, घर में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अगर घर से निकलेंगे तो हम पे हमला हो जाएगा, और ऐसा हो रहा है। लोगों की दीवार फांद कर लोग घर में घुस जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो वहाँ पे लोगों के घरों में, जो मॉल्स में सामान था, जो दुकानों में सामान था, स्टोर्स में सामान था, वेयर हाउसेस में सामान था, वो सामान लूट कर घरों में भरा जा चुका है। कोई सोफ़ा उठा के भाग रहा है, कोई फ्रिज उठा के भाग रहा है। ये दृश्यावली है इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के शहरों की और दक्षिण अफ्रीका के जीवन की। ये जो दृश्यावली है ये कैसे आई, क्यों आई, इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ कारण भारत में भी मौजूद हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज़, एक एक कारण पे बात करूंगा और भारत के भविष्य के बारे में जो खतरा खड़ा हो रहा है उसकी तरफ आपको लेकर चलूँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। दक्षिण अफ्रीका का जो विकास है उसकी जो शुरुआत होती है उसकी आज़ादी से। दक्षिण अफ्रीका पहले एक दुनिया का सबसे घृणित रंग भेद वादी देश था। वहाँ पे बाकायदा गोरों और कालों के नाम पर अलग अलग कानून बनाए जाते थे। उनके साथ वैसी ही रंग भेदीय घटनाएं होती थी जैसी भारत में हमने कभी झेली हैं, जिस तरह का उत्पीड़न हमने देखा है। और दोयम दर्जे के नागरिक वहाँ के जो अश्वेत थे वो बने हुए थे। इस पूरे उससे जो है उसके लिए बहुत लंबा आंदोलन हुआ। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने बहुत आंदोलन किया। नेल्सन मंडेला ने अपना पूरा जीवन जेलों में गुजार दिया और उसके बाद में उनके यहाँ एक आज़ादी की सुबह आई और वो उम्मीद करते थे कि उनका देश जो है वो अब कुछ बेहतर देश होगा और जिसमें समता होगी। जब दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी आ रही थी तो उससे ठीक पहले भारत के सहारनपुर में, देहरादून के पास है सहारनपुर, उत्तराखंड से मिला हुआ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ का बैठा हुआ एक व्यापारी शिव कुमार गुप्ता इस बात की योजना बना रहा था कि दुनिया में जो वैश्विक बदलाव हो रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें व्यापार की संभावनाएं कैसे ढूंढी जाएं। शिव कुमार गुप्ता ने अपने 3 बेटों को बड़े ही स्ट्रेटजिकल तरीके से अलग अलग देशों में प्लांट किया। उनके 3 बेटे थे। अजय रूस चले गए जो बड़े वाले बेटे थे, और राजेश जो छोटे वाले बेटे थे वो चीन चले गए। तो एक बेटा चीन भेज दिया, एक रूस भेज दिया, और तीसरा जो बेटा था अतुल गुप्ता, उसको दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। तीनों बेटे अलग अलग दिशाओं में गए और उन्होंने अलग अलग अपना कारोबार जमाने की कोशिश की। चीन में राजेश की दाल नहीं गली और रूस में सबसे बड़े वाले की दाल नहीं गली, जिसका कि नाम था अजय। उधर दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी होने के साथ ही उस समाज में कुछ बदलाव, कुछ बढ़ने की अकुलाहट थी और
उसके ऊपर जो सलाह थी अमेरिका की ओपन मार्केट वाली और इस तरह की, और जो इकोनॉमी को हैंडल करने के पूंजीवादी सूत्र हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। तो नया अफ्रीका आया तो उसमें बहुत सारे कानूनों और नियमों में छूट दी गई। अतुल गुप्ता ने चमड़े का कारोबार शुरू किया, चमड़े के जूते वगैरह का, क्योंकि भारत में वो चमड़ा बहुतायत से मिलता है। और दूसरा कारोबार शुरू किया कंप्यूटर असेंबल करने का। सहारा कंप्यूटर नाम से, सहारा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, और कई बार लोग कंफ्यूज होते रहे हैं। उन्होंने एक कंपनी शुरू की जो कंप्यूटर असेंबल करती थी। पुराने कंप्यूटर के जो अलग अलग जगहों से जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भारत में जैसे असेंबल होते रहते हैं, उसको उन्होंने एक ब्रांड नेम दे दिया और एक छोटे से ब्रांड से उन्होंने कारोबार शुरू किया। उस कंप्यूटर की सप्लाई करते रहे और कारोबार बनाते रहे। ये कहानी एक सक्सेस स्टोरी ऐसी है जो बताती है कि एक पूंजीपति जो है वो इन्फ्लुएंसर हो जाता है तो कैसे वो चीज़ों को कब्जे में करता है। भारत के किसी न किसी उद्योगपति की छवि जब इस कहानी को आप सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में आती चली जाएगी। उनको लगा कि कारोबार को और बड़ा होना चाहिए और वहाँ पे लगातार उन्होंने अपने कारोबार को जमाने के लिए अलग अलग ठेके लेने शुरू कर दिए। उन्होंने वहाँ पे खदानों के ठेके लेने शुरू कर दिए। उन्होंने वहाँ पे और भी दूसरे बड़े बड़े काम और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए, सप्लाई शुरू कर दी। खनिज वहाँ पे बहुतायत से होता है और उसमें सोने की खदानें काफ़ी, दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम की खदानें काफ़ी हैं और डायमंड भी होता है। तो अतुल गुप्ता ने जो है इस कारोबार को करने के लिए धन की ज़रूरत थी, तो उसने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन अतुल जो है उसके दिमाग में एक तेज़ वाला कैपिटलिस्ट दौड़ रहा था और उसने धीरे धीरे सोचा कि अगर इस देश की नीतियों को मैं प्रभावित करूँ तो मैं इस देश पे कब्जा कर सकता हूँ और मेरा कारोबार नंबर 1 हो सकता है। अतुल ने यही किया कि वहाँ पे नेल्सन मंडेला के बाद जो नंबर 2 व्यक्ति बने थे वहाँ पे राष्ट्रपति, उनको घास डालने की कोशिश की, लेकिन वो चूँकि उसूल के पक्के थे तो इनके हाथ में नहीं आए। तो इन्होंने उसके बाद दूसरे नंबर के जो पावरफुल व्यक्ति थे अफ्रीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और उस वक़्त वहाँ पे बहुत अहम रोल रखते थे, तीसरे नंबर थे वो जेकब जुमा, उनको उन्होंने अपने साथ शामिल किया। जेकब जुमा थोड़ा सा नीयत के ढीले आदमी थे और उन्होंने जो है वो अतुल के उपहार और अतुल की बहुत सारी चीज़ें स्वीकार करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जेकब जुमा का ये करप्शन एक्सपोज हुआ और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा, मुकदमा चला और जेकब जुमा बाद में छूट गए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अतुल और जेकब जुमा के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती गई और अतुल ने, आप याद करिएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको परिवेश पूरा का पूरा, अतुल ने बड़ी संख्या में पैसा जेकब जुमा पर खर्च किया, इन्वेस्ट किया, ताकि जेकब जुमा को राष्ट्रपति बनाया जा सके। इसके लिए सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं किया, अतुल ने एक ब्रिटिश एजेंसी को भी हायर किया और उस एजेंसी के ज़रिए जेकब जुमा की जो खराब वाली छवि बन गई थी, जो करप्ट वाली छवि बन गई थी, उसको दूर करने की कोशिश की और उसको विक्टिम कार्ड, जैसे यहाँ पे होता है, आप कुछ भी कहें तो ये तो एजेंडा चला रहे हैं, ये देशद्रोही हैं, ये इनके पीछे पड़े रहते हैं, इनको ये आदमी पसंद नहीं है, उनको ये पार्टी पसंद नहीं है, उनको ये धर्म पसंद नहीं है, जाति पसंद नहीं है। ठीक वैसी ही स्ट्रेटजी उस ब्रिटिश कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनाई। ब्रिटेन की इस कंपनी का नाम था बेल पार्टिंकर। इस कंपनी की एक्सपर्टीज ये थी कि ये पूरा दुनिया के पासा पलट सकती थी। मार्गरेट थैचर के ज़माने से वो ब्रिटेन में चुनाव लड़ाती आ रही थी और तरह तरह से परसेप्शन मैनेज करती आ रही थी। जेकब जुमा जब फंसे तो वहाँ पे उन्होंने अफ्रीका में जो परसेप्शन बनाया वो ये बनाया कि जेकब जुमा बहुत बढ़िया आदमी हैं, चूँकि वो अश्वेत हैं इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और धीरे धीरे करके दक्षिण अफ्रीका के समाज में एक बड़ा डिवाइड खड़ा कर दिया और वहाँ के लोगों को ये समझा दिया गया कि जेकब जुमा जो है वो अश्वेत है, इसलिए उन पे हमला हो रहा है। और जो लोग जेकब जुमा के खिलाफ कोई भी तथ्य सामने रखते थे उनको जुमा का विरोधी घोषित कर दिया जाता था और उनको अश्वेत लोग उनके बारे में सुनने को तैयार नहीं होते थे। वो जेकब जुमा के बहुत तगड़े फैन हो चुके थे। जिन लोगों को जेकब जुमा के वोट देकर भविष्य का फैसला करना था वो खुद जेकब जुमा से इमोशनली जुड़ गए थे और उनको लगता था कि जेकब जुमा हमारे जैसा है, हमारे बीच का आदमी है, ये दलित की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, या ये गरीब का बेटा जो है प्रधानमंत्री ना बन जाए इसलिए उसके खिलाफ चल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें लोगों के दिमाग में बिठाई जाने लगी और ये जैसे जैसे जेकब जुमा उस पूरे सिस्टम में मजबूत होते चले गए, ये जो हमारे गुप्ता साहब हैं उनकी कंपनियों में, उन्होंने बाकी दोनों भाइयों को भी फिर अफ्रीका बुला लिया था, उनकी कंपनियों में इनकी प्रेजेंस, उनकी अहमियत बढ़ती चली गई। जेकब जुमा की पत्नी
कहीं किसी उसमें डायरेक्टर हैं, तीसरी पत्नी इनकी किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, जेकब जुमा की बेटी किसी कंपनी में काम कर रही है, जेकब जुमा का बेटा एक और अतुल जी की कंपनी में काम कर रहा है, और वो सब लोग तरक्की कर करके डायरेक्टर हो गए। बड़ी संख्या में बड़े बड़ी जगहों पे जेकब जुमा के लोग प्लांट हो गए, और जेकब जुमा से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार होता था उसमें अतुल का इन्फ्लुएंस होता था। स्थिति यहाँ तक हुई कि अतुल वहाँ के मंत्रियों को बदलवाने लग गए। उन्होंने एक वित्त मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि आप आओ, मैं आपको जो है मैं वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा, बदले में आपको मुझे मैं जो कहूँगा वो काम करना पड़ेगा। इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। ये खबर जब पब्लिक में आई तो उससे उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि ये हमें तो बदनाम करने की साजिश है, ये हमेशा होता है। लेकिन उस साजिश की जब जांच हुई, ईमानदारी से न्यूट्रल जांच हुई, तो कॉल डिटेल और बहुत सारी चीज़ों से ये एक्सपोज हो गया कि अतुल ने उनको वित्त मंत्री बनाने की कोशिश की, या बनाने के पहले कुछ मांगा था और पेशकश की थी। बहरहाल वो व्यक्ति वित्त मंत्री नहीं बन पाए और उनको जाना पड़ा। उसके बाद दूसरे व्यक्ति जो है उनको वित्त मंत्री बनाया गया और उन्होंने भी काफ़ी फेवर किया। और जेकब जुमा हर 6 महीने में ताश के पत्तों की तरह अपने वित्त मंत्री फेंटा करते थे। जो वित्त मंत्री अतुल को मुफीद नहीं होता था उसको बदल दिया करते थे। कल्पना कीजिए एक उद्योगपति किस तरह से किसी सिस्टम में पावरफुल हो जाता है। और जब ये सब चल रहा था तो एक चीज़ और समाज में पैरेलली चल रही थी। अतुल के संसाधन बढ़ते चले जा रहे थे। अतुल अमीर से और अमीर होते जा रहे थे और जनता गरीब से और गरीब होती जा रही थी, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो जनता के बीच उत्पादन से नहीं चल रही थी। इकोनॉमी चल रही थी दूसरी तरीक़ों से। जैसे कि मैंने पिछले दिनों आपको समझाया था कि जो भारत में महंगाई है वो महंगाई वित्तीय कारणों से ना होकर वो लागत बढ़ाने से पैदा हुई है, और लागत बढ़ाने का काम टैक्स से किया गया है। वो डिमांड सप्लाई के गैप वाली महंगाई नहीं है। उसी तरह से वहाँ पे भी जो बेसिक्स थे इकोनॉमी के, उससे अलग जाकर उद्योगपतियों की ग्रोथ शुरू हो गई। अब भी आप चाहें तो भारत के कुछ उद्योगपतियों के साथ ये उदाहरण मिला सकते हैं। आपको और ज़्यादा शौक है तो टाइमिंग भी मिला लीजिएगा, और ज़्यादा शौक है तो पुराने कारोबार भी मिला लीजिएगा। बहुत सारी रिसर्च आपको बताएगी कि कौन कौन कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं। और बनाना रिपब्लिक क्या होता है? बनाना रिपब्लिक का मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं जानते हैं। ब्राज़ील में एक ज़माने में जो केला लॉबी थी वो इतनी हावी हो गई थी कि सारी सरकार जो है उसका कब्जा था। वो जो कहती थी वो नीतियाँ बनती थी। वहाँ से शब्द बना है बनाना रिपब्लिक। तो दक्षिण अफ्रीका एक तरह का बनाना रिपब्लिक बन गया। सिस्टम में होता है सब जगह कुछ ना कुछ ईमानदार लोग होते हैं और वो ईमानदार लोग अड़े रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो जो वित्त मंत्री थे उनको वित्त मंत्री बनने के लिए कहा गया कि हम आपको 3,18,000 की मदद देंगे। 18,000, 3,18,000, ये जांच में यही एग्जैक्ट रकम लिखी गई है। 3,18,000 रुपये देंगे, वित्त मंत्री बनवाएंगे, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। अगर आप एग्री हैं तो अभी की अभी जितना पैसा आप ले जा सकते हैं छोले में आप ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये खुलासा हुआ। राष्ट्रपति जैकब जुमा ने इसका सार्वजनिक रूप से खंडन कहा बकवास है, मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है, मेरी सरकार के लोग पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग अश्वेतों का विकास नहीं चाहते हैं। लेकिन जांच हुई तो कॉल डिटेल से ये हकीकत एक्सपोज हो गई कि गुप्ता बंधु जो हैं वो उन्होंने उसको पेशकश की थी और जुमा झूठे पाए गए। 3 दिन के अंदर ही वहाँ पे इस्तीफ़ा हुआ। अब आप देखेंगे कि जो हालात है वो धीरे धीरे बिगड़ते चले गए और इस बीच में एक लेडी जो है उसने आकर वहाँ झंडा गाड़ दिया। उसने पूरी दुनिया बदल दी। उन लेडी का नाम था खुली मोडेनसिला। दक्षिण अफ्रीका में एक पद होता है पब्लिक प्रोटेक्टर का, जो अलग अलग तरह के सौदों, अलग अलग तरह की चीज़ों की जांच करता रहता है। ये लेडी जो थी, इनके पास जब शिकायतें आईं तो ये लगातार इस पर जांच करती रहीं। वो देशभक्त थी और उन्होंने जांच करते करते जब रिटायर होने वाली थी उससे ठीक पहले, जब उनका समय पूरा होने वाला था, इस जांच को इतनी पुख्ता तरीके से तथ्यों के साथ किया और रख दिया कि जैकब जुमा के लिए बचना मुश्किल हो गया। ये जांच खुलती चली गई और उसी में जो मैंने आपको बताया और भी बहुत सारी चीज़ें आए। उस वित्त मंत्री से ये चाहते थे गुप्ता साहब कि जो है वो रूस की डील होने वाली थी दक्षिण अफ्रीका से। उन्होंने ये सेट कर रखा था कि दक्षिण अफ्रीका रूस को यूरेनियम बेचेगा, लेकिन इसके बीच में कोई आर्थिक अनियमितताओं के सवाल ना उठे, इसके लिए वित्त मंत्री को काम करना था और नीतियाँ बदलते रहना थी ताकि वो यूरेनियम का ठेका गुप्ता साहब को मिले। गुप्ता साहब यूरेनियम बेचें और वो रूस जाए और उससे मोटा पैसा कमाए। इस काम में उसने जो है वो अड़चन डाल दी। इधर गुप्ता परिवार के मामले में जांच चल रही थी
जेकब जुमा उधर भागते फिर रहे थे, लेकिन उनकी छवि मजबूत होती चली जा रही थी, क्योंकि एक तर्क ये दिया जा रहा था कि जेकब जुमा को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि वो अश्वेत हैं। इस एजेंडा को हवा देने के लिए बाकायदा गुप्ता बंधुओं ने वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल खोला और एक अखबार खोला। आप यहाँ पे भी मिला सकते हैं कि देश में न्यूज़ चैनल्स और अखबार किस तरह से सिस्टम में कुछ खास चीज़ों को पुश करते जाते हैं और उनके लिए काम करते जाते हैं। उधर वो अखबार और वो चैनल लगातार दक्षिण अफ्रीका में, देखिए मैं बहुत सारे नाम और बहुत सारी डिटेल इसलिए नहीं बताता हूँ कि बोझिल हो जाता है, तो वो लगातार यशगान में लगे रहे जो राष्ट्रपति के, लेकिन आखिर में राष्ट्रपति बच नहीं सके और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाने का आदेश दिया। राष्ट्रपति इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस ध्रुवीकरण को लेकर कि उनको लगता था कि अगर कुछ होगा भी मेरे खिलाफ, मुझे अरेस्ट भी करेंगे तो जनता सड़कों पर आ जाएगी और बवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि करप्शन के मामले में भी मुझे पकड़ सके। जेकब जुमा बेहद घटिया टाइप की सोच के आदमी इसलिए भी थे कि उन्होंने जब एक बार HIV फैला तो कहा कि HIV से कुछ नहीं होगा, आपको HIV नहीं होगा अगर आप बाद में नहा लें। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था, उसको लेकर विवाद में आए थे। वो अजीब गरीब आदमी हैं, उनकी 3 पत्नियां हैं, लेकिन वहाँ पे कानूनन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो स्थानीय लोग हैं वो 4 पत्नियां रख सकते हैं। तो उन जेकब जुमा जो हैं उन्होंने इस तरह से पूरा का पूरा चक्र रचा और आखिर में एक दिन उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। जो डर था कि जेकब जुमा गिरफ्तार होंगे तो देश में बगावत होगी। अच्छा, इस बीच में गुप्ता बंधु भी जांचों के लपेटे में आते चले गए और धीरे धीरे करके उनके एक एक घोटाले खुलते चले गए और वो एक्सपोज होते चले गए। वो कमज़ोर हालत में आ गए। पंजाब नेशनल बैंक ने उनका लोन कैंसिल कर दिया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि वो माफ़ कीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा था शायद, तो वो बहुत सारी चीज़ें हुई और उसके बीच में वो जो है वहाँ पर कमज़ोर होते चले गए। और अब स्थिति ये है कि जेकब जुमा की जो हालत है वो आपको बताई थी मैंने, गुप्ता बंधु भी उस हालत में पहुंच गए हैं। और जेकब जुमा के टाइम में जब इस हालत में जो गुप्ता बंधु हैं, जब दिवालिया होने की स्थिति है, तो जेकब जुमा के टाइम में इनका ये ठाठ था कि जो सबसे VIP एयरपोर्ट था जिस पे सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन उतरते थे, वहाँ गुप्ता बंधुओं के बेटे की शादी हुई तो मेहमान और रिश्तेदारों का प्लेन उस एयरप्लेन पे उतारा गया, उस एयरपोर्ट पे, और वहाँ से निकाला गया। इसको लेकर भी दक्षिण अफ्रीका में बहुत विवाद हुआ था। वो राजा थे वहाँ के। अब क्या हुआ है कि वो जो डिवाइड है, जो लकीर खींच गए हैं समाज में, जो आग बो गए हैं, उसका नतीजा ये हुआ है कि वहाँ अलग अलग बस्तियाँ हैं, गोरे अलग रहते हैं और अश्वेत अलग रहते हैं। इस बीच में वो जो गुप्ता बंधुओं का गुस्सा था और ये जो उपेक्षा का जो आपके दिमाग में भरा गया था अश्वेतों के साथ, तो लोगों ने कहा कि ये इन्होंने लूटा है भारतीयों ने हमको। एक तो ये, दूसरा अश्वेत जेकब जुमा को जेल में डाल दिया गया साजिश करके, क्योंकि वो एक भला आदमी था, वो अफ्रीकन्स के लिए काम करता था और जेकब जुमा को आज भी ये जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं काफ़ी प्यार करते हैं। लेकिन लूटपाट की वजह ये क्रांति नहीं है, लूटपाट की वजह दूसरी है। जेकब जुमा के राज में और गुप्ता बंधुओं की इस पूरी की पूरी जो खेल था, उसके बीच में गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली गई और दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी का स्तर बहुत नीचे चला गया। बेरोजगारी 32.6% हो गई। 32.6% बेरोजगारी होने का मतलब है कि किसी भी देश में 100 में से 32 आदमी ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। कोई काम मतलब आपको पता है कि सरकारें बेरोजगारी के आंकड़े कैसे बनाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी रोज़गार की श्रेणी में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो डाटा निकल के आ रहा है वो कह रहा है कि 32% लोग ऐसे हैं वहाँ पे जिनके पास कोई काम ही नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे बेरोज़गार लोग जिस समाज में होंगे, उस समाज में जब इस तरह की अराजकता सड़कों पर होगी तो लोग धन लूटना और ये सारे काम शुरू कर देते हैं। आज दक्षिण अफ्रीका में जो हो रहा है वो यही तबाही हो रही है। एक तो राजनीतिक कारण और असंतोष, और उसके कारण जो दंगे हुए, उन दंगों का लाभ उठाने में बड़ी संख्या में ये जो लोग हैं वो लग गए हैं जो कि बेरोजगार थे। आप एक बात सोचिए कि ये जो डिस्पैरिटी है ये समाज में जब बढ़ती जाती है, किसी भी समाज में जब विषमता बढ़े, किसी भी समाज में जब गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती जाए, अमीर और अमीर होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, इसको भी भारत से मिला के चलते जाइएगा, तो उस समाज का भविष्य क्या होता है वो आपको दक्षिण अफ्रीका में दिख रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो दक्षिण अफ्रीका में आपको दिख रहा है वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। वो पूरी की पूरी समस्या की एक छोटी सी कड़ी है जिसमें मामला एक मॉल को लूटकर समाप्त हो जा रहा है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है
कि ये पूरे के पूरे जो वहाँ के अश्वेत और दलित लोग हैं, जो वहाँ के दलित ही होते हैं अश्वेत, वो लोग वहाँ के सिस्टम पे कब्ज़ा कर लें और कुछ भी हो सकता है कि किसी तरह का कत्लेआम शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है कि लोगों के प्राण पे बनाए। क्योंकि ये अभी जो घटनाएं हो रही हैं इसमें छिटपुट लोग घर से 10-10, 5-5, 50-50, 100-100 के गुट बना के घुस रहे हैं और लूट कर रहे हैं। ये संगठित राजनीतिक शक्ति नहीं है। अगर ये संगठित राजनीतिक शक्ति बन जाए, अगर वहाँ पे कोई ऐसी पार्टी हो जो इनको संगठित कर ले, तो वहाँ पे बड़े सारे बदलाव हो सकते हैं। वो बदलाव आप अच्छे भी मान सकते हैं, आप बुरे भी मान सकते हैं। बहरहाल लेकिन आपको ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि पूंजीवाद जो है उसको वो हमेशा इसी तरह से सिस्टम को कब्ज़ा करता चला जाता है। वो धन की ताकत पे हर जगह कब्ज़ा कर लेता है और देशों के लोकतंत्र, आम नागरिकों के अधिकार, आम नागरिकों की ज़रूरतें, वो कुछ लोगों की ज़रूरतों के सामने बहुत छोटी हो जाती हैं और लोगों का घर भरता चला जाता है। मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चैनल आगे बढ़े, इसमें कुछ और संसाधन जुड़ें, कुछ और लोग जुड़ें, अभी तक तो वो स्थिति नहीं बन रही है, तो आप अपनी तरफ से कुछ अंशदान दें। हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे एक UPI लिंक है। अगर आपको अकाउंट की डिटेल चाहिए तो वो भी मैं आपको मेल कर सकता हूँ। उसके ज़रिए जो है आप भुगतान कर दें और वो भुगतान हम तक पहुँच जाएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।